अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। और कई दफ़ा हमें दूसरों की तरफ से बिहेवियर अच्छा नहीं मिल रहा होता, लेकिन कोई आपके साथ जैसा मर्जी बिहेव कर रहा हो, मेक श्योर कि आप लोग अपने बिहेवियर को उनके लेवल पर बिल्कुल मत लेकर जाएं और लाजमी तौर पे अपने बिहेवियर को ठीक रखें, अपने मूड को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करें और वो जैसे भी बिहेव करें उनको करने दें। तो जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगी। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 27 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 11 डिग्रीज। हवा 0 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। अगले 10 दिन में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। यूवी इंडेक्स 3 है जो कि मॉडरेट है, जिसका मतलब है कि आपको लाजमी तौर पे सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करनी, चाहे आपने इंडोर्स रहना हो चाहे आपने आउटडोर्स रहना हो। सनस्क्रीन लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें और अगर आप ज़्यादा टाइम बाहर रहने वाले हैं तो सनस्क्रीन आपको स्प्रे फॉर्म में भी मिल सकती है। तो थ्रू आउट द डे आप कोशिश करें कि स्प्रे जो है उसको इस्तेमाल करके सनस्क्रीन लगाते रहें। और साथ ही साथ हवा जो है वो 0 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी, जैसे कि मैंने कहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी आज थोड़ी कम है। 805 मीटर्स की विजिबिलिटी है जो कि ऑफ कोर्स यूजुअल से थोड़ी कम है। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आप कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है, तब भी आपने स्पीड नहीं करना है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं आप अपने आप को भी सेफ रखें और दूसरे लोगों को भी सेफ रखें। आगे बढ़ते हुए हम अपने शो को, हमारे दिन के आगाज़ को एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करते हैं। तो जी एक दिन एक नेकी में हमारे साथ मुफ्ती अहमद अली मौजूद हैं, सुनते हैं उनकी बात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मेरा मैसेज ये है कि सलाम को आम किया जाए। आज हमारे बच्चों में, हमारे बड़ों में सलाम की जो सुन्नत है ये ख़त्म होती जा रही है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मुझे याद आ गई, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लिम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ। उसे भी सलाम करो जिसे तुम जानते हो और उसे भी सलाम करो जिसे तुम नहीं जानते। इसलिए आज का मैसेज ये है, अपने बच्चों को इस बात की तलकीन किया करो, बेटा जब स्कूल या कॉलेज से आया करो तो सबसे पहले सलाम किया करो। और आपको भी चाहिए जब आप भी घर में दाखिल हो तो सलाम से इब्तिदा करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जी अब मैं चाहती हूँ कि हम रेलवेज की सूरत हाल के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें। ऑफकोर्स आपको पता है ट्रेन्स की टाइमिंग्स जो हैं वो हमेशा ही फ्लक्चुएट होती रहती हैं और ज़्यादातर देरी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी होती है। तो जी अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम। तो जी अवैस बताइएगा आज रेलवेज की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, आज बेशतर ट्रेनें जो है वो ताखीर से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। शालीमार एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे 20 मिनट लेट रही है। लाहौर से बराह रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट जो है वो ताखीर का शिकार रही है। और रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे, रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट रही है। मिलत एक्सप्रेस भी 2 घंटे ताखीर से स्टेशन पर पहुंची है। गौरी एक्सप्रेस भी 2 घंटे 20 मिनट लेट रही है। पेशावर से बराह रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट। आज ट्रेनें जो है वो औसतन 2 घंटे ताखीर का शिकार रही है, जिससे मुसाफिरों को इंतजार की अजियत का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। आपको पता है कि जब भी ट्रेन्स लेट होती हैं तो उससे सिर्फ एक इंसान इम्पैक्ट नहीं होता है, बल्कि और लोग जो कि एसोसिएटेड होते हैं, जिनसे वो मिलने जा रहे होते हैं, अगर वो किसी काम के लिए जा रहे हैं या किसी इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे चलते हुए रेलवेज़ की तरफ से टाइमिंग को फॉलो किया जाए। और जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी नेशन को तरक्की करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वक्त के पाबंद हों, और हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करे, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सबसे पहले वहाँ पे ये एग्जाम्पल फॉलो की जाए
के वक्त की पाबंदी हो। 1 मिनट भी देरी हो दूसरे ममालिक में तो आपको पेनल्टी और फाइन्स पे करने पड़ते हैं ट्रेन की जो कंपनीज होती हैं उनको। तो जी ये एग्जाम्पल सेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत सारी ट्रेन को लेकर जाया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो प्राइवेटाइजेशन जो है वो बेहतरी लेकर आए इस सारे सिनेरियो के अंदर। एंड ऑफ कोर्स हम तो यही चाहते हैं कि वक्त पर ट्रेन चलें ताकि ना पैसेंजर्स को सफ़र करना पड़े और ना उनकी फैमिलीज़ को सफ़र करना पड़े, या जो भी काम वो करने जा रहे हैं वहाँ उसमें भी ताखिर का सामना ना करना पड़े। आपको पता है आज फ्राइडे है और फ्राइडे के हिसाब से बात करें तो पूरा हफ्ता हम इंतज़ार करते हैं कि वीकेंड कब आएगा। तो ऑलमोस्ट वीकेंड का वक्त आ चुका है। बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होंगे, जो लोग शहरों से बाहर काम करते हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब वो जाकर अपनी फैमिली से मिल सकेंगे, या कोई भी जो ज़रूरी प्लान्स होते हैं वो हमेशा वीकेंड के ऊपर ही बनाए जाते हैं और हफ्ता कैसे मिनटों में गुजर जाता है कई दफ़ा पता ही नहीं चलता है। तो हम यही चाहेंगे कि अच्छे मूड के साथ जो है आज का शो करें और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों से करें और आपका मूड जो है वो अपलिफ्ट करें। जो बहुत ही मुश्किल हफ्ता हम गुजारते हैं और होता है कि जी सारे काम अपने निपटाने हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो हफ्ता है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप लोगों ने अपनी सेहत पे ज़रूर फोकस किया होगा, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश रही है कि आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी बना के चलें। क्योंकि अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के जो भी काम है, अपने एम्बिशंस हैं, पैशंस हैं, उनको किस तरह से निभा पाएंगे, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको किस तरह से निभा पाएंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग अपनी फिटनेस का बहुत बहुत ख्याल रखें। इससे पहले कि मैं हमारे आज के सब्जेक्ट की तरफ जाऊं, जो कि ऑफकोर्स फिटनेस से रिलेट करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी आपके पैशंस हैं, कोई भी आपके टैलेंट्स हैं, हॉबीज़ हैं जो कि आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पे जो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है उस पर 30 सेकंड की वीडियो बनाकर हमें सेंड करें और उस वीडियो को हमारे शो में शोकेस होने का मौका दें। और हो सकता है कि अगर आपका टैलेंट इतना यूनिक है कि हम आपको शो में भी इन्वाइट करें और एक्चुअली आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं दूसरे लोगों के लिए जो कि शायद अपने ख्वाबों को, अपने पैशंस को परस्यू करने से डरते हो। हम यही चाहते हैं कि हर कोई अपने पैशन को परस्यू करे, अपने हॉबीज़ को परस्यू करे और सिर्फ एक तरह के जो पाथ है उसी के ऊपर हम नहीं चलते रहें, बल्कि अपने पैशंस को परस्यू करें, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों और लाजमी तौर पे इस चीज़ को इनकरेज करें दूसरे लोगों में भी कि अगर आप में कोई टैलेंट है तो उसको ऐसे नहीं करें कि नहीं जी हमारे पास वक्त नहीं है, बल्कि वक्त निकालें अपनी रूटीन में से और अपने पैशंस को, अपने एम्बिशंस को पूरी करने की हिम्मत भी रखें। तो जी वीडियो आप हमें सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो ऑफकोर्स फिटनेस के हवाले से होगा और बहुत ज़रूरी है। सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में वैसे ही थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं हम लोग, और शायद इसलिए कि दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिल करता है कि थोड़ा लेज़ी वक्त जो है वो गुजरता रहे। लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को फिजिकली फिट रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेंटल हेल्थ एट द एंड आपकी फिजिकल हेल्थ से जुड़ी होती है एंड दे गो हैंड इन हैंड। इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को फिजिकली फिट रखा जाए और जितने हद तक हो सके अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्टिव भी रखा जाए, ताकि आपकी जो ओवरऑल फॉर्म है वो सर्दियों में बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाए कि कोई काम ही ना किया जाए। क्योंकि चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, थोड़ा बहुत काम तो है वो हम सारों को करना ही पड़ता है एज एडल्ट्स। तो इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी हवाले से बात करेंगे किस तरह अपने आप को सर्दियों के अंदर भी फिजिकली फिट रखा जा सकता है, जिससे आप मेंटली फिट रह सकते हैं और अपने मूड को अच्छा रख सकते हैं। ओवरऑल आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम हैं, पढ़ाई है, घर के काम हैं, बच्चों के काम हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको बढ़ चढ़ के आप निभा सके, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। इसी हवाले से बात करेंगे। ऑफ कोर्स वेट लॉस कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आई थिंक इज़ अ ग्रेट टाइम। आप ज़्यादातर वक्त जो है ऐसे स्पेंड कर रहे होते हैं कि आप ड्रिंक्स के थ्रू, स्पेशली गर्म ड्रिंक्स के थ्रू आप टाइम जो है अपना गुजार सकते हैं, जिसकी वजह से आप डाइट पे ज़रूर अपनी फोकस कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की हेल्दी डाइट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बगैर किसी भी टेंशन के। इस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे कि वेट लॉस के लिए सर्दियों में क्या किया जा सकता है। बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर, तो जी मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे साथ नासिर डोगर मौजूद हैं जो कि सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। साथ ही साथ बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। ऑफ कोर्स बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी इतनी बिजी रूटीन में से वक्त निकाला हमारी ऑडियंस के लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर कोई फिट होना चाहता है, हर कोई सोशल मीडिया रेडी होना चाहता है आज की दुनिया में। तो मैं चाहूंगी अगर इसी बात से डिस्कशन को शुरू करें, क्या चीजें वाइटल हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू कीप योर सेल्फ फिट? फाइटर सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि वर्कआउट। जैसे आपने सर्दियों की बात की है, इसमें लोग लेज़ी हो जाते हैं
टाइम भी एक तो शॉर्ट होता है और उसके बाद क्या होता है कि लेजी हो जाते हैं, वर्क काम करने को दिल नहीं करता। ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि सिमटे रहें, किसी जगह पर बैठे रहें, ड्राई फ्रूट आ रहा है, मतलब आप भी रिलेट कर सकते हो उस फीलिंग से, मुझे लगा आप नहीं कर सके। नहीं, हम तो जिम में गुजरते हैं, लेकिन हमारा राब्ता रहता है ना लोगों के साथ, अच्छा। पूछते रहते हैं कि क्या सूरत हाल है, तो पता चलता रहता है कि उनकी क्या आपको भी स्टेटस ऐसे है। महसूस होता है वैसे सर्दियों में कि दिल नहीं कर रहा जाने का जिम, ऐसा करते को बहाना मारते? सेम इसी तरह है, सबके साथ इसी तरह होता है, लेकिन जब पता चलता है कि वेस्ट 34 से 36 हो गई है तो फिर फिर पता चलता है कि नहीं, जिम में जाना अच्छा। जरूरी है, बिल्कुल। जिम में जाना जरूरी है। तो लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में बिल्कुल आते ही नहीं, सर्दियों में। अच्छा, एक और सबसे बड़ी मिथ ये है कि लोगों की, कि लोग समझते हैं कि सर्दियों में वेट लॉस ही नहीं होता, सर्दियों में वेट गेन होता है। ये फायदा नहीं है जिम जाने का, यार कौन सा कोई पसीना आना है या कौन सा कोई इस तरह की बातें, लाइक लोगों में हमारे यहाँ आपको पता है ज्यादा चीजें इस तरह की मशहूर हो जाती है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। सर्दियों में तो वेट ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि आपके सारे ऑर्गन जो हैं वो ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं अपने आप को हीट अप करने के लिए। अच्छा, जाहिर है उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए ये होती है। चीज मैंने नोट जरूर की थी कि सर्दियों में आप ज्यादा वेट लूज कर रहे होते हैं एंड इवन विदाउट ट्राइंग, तो ये एक फैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। सर्दियों में ज्यादा एनर्जी बर्न होती है, ठीक। ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना, ताकि गर्मी लगे। अच्छा, अब ठीक ये है। बात सुन के बहुत सारे लोग हैं वो जंक फूड के ऊपर अटैक करने वाले होंगे तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि सर्दियों में अपनी डाइट को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ताकि वेट गेन की तरफ जो है वो ना जाना शुरू हो जाए हम लोग। सर्दियों हो या गर्मियों हो, डाइट तो हमेशा बैलेंस रखनी चाहिए। डाइट तो हमेशा बैलेंस रखनी। अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं जंक फूड खाऊं, पिज़्ज़े खाऊं, कोई बात नहीं, सर्दियां हैं, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी गर्मी लगेगी, थोड़ा सा इस तरह होगा, नहीं, वो तो जाहिर है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डॉक्टर होगा, कोई भी होगा, सर्टिफाइड ट्रेनर होगा, इन चीज़ों से तो वो मना ही करेगा, ठीक है। लेकिन सर्दियों में वैसे वेट लॉस होता है। आप अगर बिल्कुल बैलेंस डाइट रखें, सूप पिएँ, यखनियाँ पिएँ, चाहे आप जो है इस तरह की मतलब कि खाना वगैरह, साग वगैरह बड़ा चल रहा है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उसको चाहे आप बैलेंस करके खाते भी रहें, तो आप साथ जिम की रूटीन को जारी रखें, अपने वर्कआउट की रूटीन को जारी रखें, तो आपकी जो फिजिक है वो चेंज नहीं होगी, बॉडी आपकी चेंज नहीं होगी, आपकी वेस्ट बढ़ेगी नहीं। अदरवाइज जिस तरह का फूड हमारे सर्दियों में होता है, मतलब कि जब सर्दियों को वेलकम होना शुरू होता है तो साग से वेलकम होता है, और एट द एंड तक हलवे और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग, ये तो ऑडियंस को भूख लगना शुरू हो गई क्योंकि मुझे लग रही, हाँ, एंड तक यही चीज़ें चलती रहती हैं। हैवी नाश्ते हैवी चल रहे हैं, रात लेट तक जाग रहे हैं लोग और खाई जा रहे हैं ना कुछ ना कुछ, मूंगफली आ जानी है माशाल्लाह और इस तरह की चीज़ें। हॉट चॉकलेट का बड़ा दिल कर रहा होता है। अगर इस हवाले से बात करें, कितना इंपॉर्टेंट है कि अपनी डाइट को चाहे सर्दियां हो गर्मियां हो बैलेंस रखा जाए? लेकिन डाइट को तो जैसे बिलाल भाई भी बात कर रहे थे कि चाहे विंटर हो चाहे समर हो, उसमें बैलेंस डाइट के साथ ही आपका कोई भी फिटनेस गोल है उसी को फिर ही अचीव कर सकते हैं। और सर्दियां मेरे ख्याल में एक बेहतरीन मौका है जब हम कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोग इनको यूज़ करते हैं कि यार गर्मी लग रही है, कोल्ड ड्रिंक हो गई, पैक जूसेस हो गए, तो इनका बड़ा इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो सर्दियों में तो आप वेट लॉस की तरफ अगर आते हैं और आपका गोल है कि यार मैं कुछ फैट को कम कर लूँ, बॉडी को शेप अप कर लूँ, तो उसमें बहुत अच्छा मौका है कि आप ब्लैक कॉफ़ी को ऐड करें अपने स्केड्यूल में, और उसके अलावा आप ग्रीन टी को ऐड करें और डिटॉक्स ड्रिंक्स को ऐड कर सकते हैं। और लेकिन जो भी है अपने डेली लाइफस्टाइल में वर्कआउट को लाजमी ऐड करें। देखें, जब तक आप बर्न नहीं करेंगे कुछ भी तो आपका वेट ड्रॉप कभी नहीं हो सकता। हमारा जो स्केड्यूल होता है, लोग ज़्यादा इनटेक की तरफ रहते हैं, थोड़ी सी वॉक कर ली और थोड़ा सा कार्डियो कर लिया जी तो हमारा वर्कआउट हो गया। देखिए, ऐसे वर्कआउट नहीं होता, वर्कआउट को प्लान करना पड़ता है आपको। जब आपने वेट लॉस करना है तो डिपेंड करता है कि आप अपनी हार्ट रेट को किस लेवल पे लेके जा रहे हैं, बर्निंग लेवल तक आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग कार्डियो करते हैं, आउटडोर वॉक करते हैं, तो वो समझ रहे होते हैं हम वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, फैट लॉस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्टिव वॉक की तरफ जा रहे होते हैं। नो डाउट वो बहुत अच्छी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आप अगर गोल है कि आपने वेट लॉस करना है तो आपको एक जिम, एक अच्छा इन्वायरमेंट है जहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं और डिफरेंट तरह के वर्कआउट्स होते हैं। एक तो आदमी बोर नहीं होता। देखिए, इसमें ये एक बड़ी चीज़ है ना कि आपने जिम भी जाना है, जाके वेट्स को भी लिफ्ट करना है और पुश भी करना है, खुद को जोर भी लगाना है, तो उसके लिए बंदा डेली एक ही स्केड्यूल को फॉलो करता रहेगा तो वो बोर भी हो जाता है इससे। ये जो आप स्केड्यूल हाँ। की बात कर रहे हैं, ये भी वर्कआउट रूटीन्स के हवाले से भी लाजमी बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस के पास एक लेआउट हो
कि किस तरह के वर्कआउट्स वो घर बैठे हुए कर सकते हैं, कि कुछ लोगों के पास वक्त नहीं होता है इतना कि वो जिम जा सकते हो। लेकिन डाइट सोडा के बारे में बड़ी हम बातें सुनते हैं, अच्छा है बुरा है, क्या कहेंगे? नहीं, डाइट सोडा तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई भी अगर आप पैक चीज़ बाजार से ले रहे हैं तो डिपेंड करता है कि उसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या क्या ऐड हैं। अगर तो उसमें सिट्रस एसिड है, विटामिन सी, ऐसी चीज़ें ऐड हैं तो डेफिनेटली वो आपके फैट लॉस में मदद करेगा। तो अगर तो उसमें एनर्जी ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, तो आपने उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स को देखा ही नहीं है कि आप कौन सी ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं एनर्जी के लिए, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन फैक्ट्स को देखें, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं और आपको वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। और पानी का इस्तेमाल सर्दियों में कम हो जाता है, बहुत सारे लोग, प्यास इतनी नहीं लगती है, लोग कोशिश करते हैं अच्छा चलो पानी को भूल ही जाएं। कितना ज़रूरी है कि हाइड्रेटेड रहें, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो? पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी तो लाइफ है, ठीक है। अगर पानी वो नहीं पीते सर्दियों में तो जाहिर है उनका मेटाबॉलिज्म सुस्त होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो मोटापा तो बढ़ेगा। जो कितने ग्लास पानी पीना चाहिए एक दिन में सर्दियों में तकरीबन 12 ग्लास तो लाजमी पीने 12 ग्लास? हाँ जी, 12 ग्लास तो लाजमी पीने चाहिए। ठीक हो ठीक है। और उनको सबसे ज्यादा यही इशू होता है ना, पानी ज्यादा पी लेंगे पता नहीं बार बार मतलब कि जाना पड़ेगा और बार बार नहीं। जब आप पानी रूटीन से देते हैं तो वो भी रूटीन से ही सारा कुछ मतलब कि लाइक आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। तो रूटीन जो है वो अपनी जारी रखें, रूटीन खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और नासिर मैं चाहती हूँ अगर ये भी बताएं, फिश में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, सी फूड की बात करें ओवरऑल ही बड़ी कम कैलोरीज होती हैं, ज्यादा सी फूड खाना चाहिए सर्दियों में? सर्दियों में एक अच्छा मौका है, एक आप उसको चूज कर सकते हैं सी फूड को। और डेफिनेटली आप फिश की बात कर रहे हैं तो लीन प्रोटीन सोर्स है, उसमें कैलोरीज होती हैं, लेकिन ये कि अगर आपका गोल है कि आपने वेट लॉस की तरफ आना है तो फिश बहुत अच्छी एक चीज़ है। आप उसको सर्दियों में इजीली अवेलेबल भी होती है हमारे या मार्केट्स में, तो फिश को ऐड करें, चिकन को ऐड कर सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट को, ये भी लीन प्रोटीन सोर्स है, एग वाइट्स को ऐड कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। और प्रॉन्स होते हैं जो इस तरह से, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है, मुझे बहुत पसंद है तो प्रॉन्स जिस तरह से हैं तो वेट लॉस के लिए अच्छे हैं बुरे हैं? वेट लॉस के लिए अच्छे हैं प्रॉन्स, लेकिन अगर आप उनको अच्छी तरह से रेडी करें अपनी डाइट के हिसाब से, अगर तो आप उसको फ्राई कर देंगे प्रॉपर तो वो तो कैलोरीज बढ़ जाएंगी उसकी, उसमें क्योंकि ऑयल ऐड हो गया है। तो उसको उसी हिसाब से कुक करें जो आपकी नीड है, जो आपको चाहिए उसकी, तो उसकी क्वालिटी को कम ना होने दें, ना कि आप उसको बर्न कर दें और ऑयल में उसको इतना आप डीप फ्राइड करें कि वो आपकी फास्ट फूड में कन्वर्ट। बिल्कुल जी, फास्ट फूड में नहीं कन्वर्ट करना, अच्छे अच्छे खाने बनाने और खाने। तो जी एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं मिसेस शकील बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है जी। मैं तो बेटा अच्छी खासी एज है मेरी, 6 ईयर जी। और आई वांटेड टू नो, मेरा वजन भी काफी ज्यादा है जी। और मेरी बल्ज डिस्क भी है मेरी। तो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या मैं जिम ज्वाइन कर सकती हूँ विद ऑल दिस प्रॉब्लम्स? बिल्कुल। अगर इस पे बिलाल आप थोड़ा सा कमेंट करें कि जिम ज्वाइन कर सकती हैं और किस तरह की एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ बल्कि इनसे पहले बात कर ओवरऑल एक बात कर दें कि ये है कि एक एज है, लोग समझते हैं कि पता नहीं जिम जाना है तो यंग लोगों का काम है, जवान लोगों का काम है, उधर वेट लिफ्ट करना होता है, उधर इस तरह करना होता है। ये तो कॉन्सेप्ट ज़हन से निकाल दें। अब इस दौर में तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि जिम किसी एज स्पेशल एज लोगों के लिए नहीं है, जिम किसी स्पेशल लोगों के लिए नहीं है, जिम सब के लिए, चाहे उनकी कोई भी एज है, जिम सब के लिए है। आप आए जिम में, आप वर्कआउट करें। अब सब ने एक जैसा वर्कआउट थोड़ी करना है। अगर फर्ज करें जो मैं वर्कआउट कर रहा हूं नासिर भाई वो नहीं करते, जो नासिर भाई कर रहे हैं वो मैं नहीं करता। हर बंदे के डिफरेंट, आप जाएंगे आपको कोई और वर्कआउट होगा, हर बंदे का डिफरेंट वर्कआउट है। इस तरह एज कैटेगरीज में भी जो उनकी एज है जिस तरह, तो वो जस्ट उधर आए और यानी कि पॉसिबल है उनके लिए जिम बिल्कुल ज्वाइन पॉसिबल है, हर किसी के लिए पॉसिबल है। हम लोग तो अभी तक ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को जिम नहीं भेजते कि इनकी हाइट रुक जाएगी, इनको ये इशू हो जाएगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा एक तो है। लेकिन ट्रेनर जो है वो होना बहुत जरूरी है। ट्रेनर भी होना जरूरी है, लेकिन ये नॉलेज भी अब हमारी आवाम को होना बहुत जरूरी है कि हाइट नहीं रुकती। अच्छा, ये हाइट नहीं रुकती, किसी बच्चे की भी हाइट नहीं रुक सकती, इवन के चाहे वो बिल्कुल चलना शुरू करे और जिम जाना शुरू कर दे।
तो हाइट नहीं उसकी रुकेगी। इवन कि जिन लोगों को ये हमारे लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, उनको देखकर जैसे उन्होंने कब से जिम तो शुरू जी किया। हमारी जो कॉलर जिन्होंने ये सवाल किया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक सर्टेन एज में और अगर आपको कोई सर्टेन डिजीज या इश्यूज हैं तो आप जिम जा सकते हैं या नहीं। तो जैसे कि बिलाल ने कहा कि लाजमी तौर पे हर एज के लोग जिम जा सकते हैं। ट्रेनर सही होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स, आपकी स्पेसिफिक जो भी लिमिटेशंस हैं उनको जहन में रखते हुए आपके लिए वर्कआउट प्लान कर सकें, ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा इंजर ना कर लें। तो ट्रेनर बहुत ज़रूरी है और जिम हर किसी को थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट ज़रूर एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज बात करें फिटनेस के हवाले से। आप लोगों की फिटनेस एब्सोल्युटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हो, ताकि अपनी ज़िंदगी के जो भी काम हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, पैशंस हैं, एम्बिशंस हैं, उनको पूरी तरह से निभा सकें, उनको अचीव कर सकें, अपने गोल्स को जो भी आप चाहते हैं मैनिफेस्ट कर सकें अपनी लाइफ के अंदर। तो जी अगर ऑफ कोर्स क्योंकि फिटनेस के हवाले से बात हो रही है तो आप लोगों का इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक में जाने से पहले और बल्कि ब्रेक के दौरान भी मैं आपसे पूछ रही थी कि विंटर में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वहीं से डिस्कशन को शुरू करें कि जो लोग वर्कआउट करते हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्रैम्प्स को कैसे अवॉइड किया जाए। देखें, अब जब भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो मसल ब्रेकडाउन होते हैं, ठीक है, मसल फाइबर वो ब्रेकडाउन होते हैं और उन्होंने दोबारा रिपेयर होना होता है आपके फूड से, ठीक है, और आपकी रेस्ट से। तो मसल क्रैम्प तो पड़ते ही पड़ते हैं, लाइक कोई भी वर्कआउट, चाहे आप विंटर में करते हैं या समर में करते हैं, मसल क्रैम्प पड़ते हैं। लेकिन विंटर में वो लंबे इस वजह से चलते हैं क्योंकि लोग उसमें पानी नहीं ज़्यादा पीते, ठीक है, और पानी। और एक और चीज़ है कि ज़्यादा लंबे इसलिए चलते हैं क्यों कि लोग पहले डाइट शुरू करते हैं, बाद में वर्कआउट शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो डाइट न्यूट्रिएंट्स जब अच्छे तरीके से मिल नहीं होते तो तब भी क्रैम्प लंबे चलते हैं। तो इसलिए अगर वो पानी अच्छा तरीके से पिएं और अपनी प्रोटीन को फुल रखें तो वो जल्दी रिकवर करेंगे। बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि आपके कोई सवालात, कंसर्न्स या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि सर्दियों में क्रैम्प्स हो जाते हैं, आपने बोला जिस तरह से पानी इंपॉर्टेंट है, क्या पानी भी क्रैम्प्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है? कोई भी इंजरी है आपको किसी भी किस्म की, आप उसको जल्दी रिकवर करना चाहते हैं तो पानी आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है। पानी सबसे ज्यादा हेल्प करता है। मेडिकेशन तो होती है, मेडिकेशन भी तब आपको मिले जब आपने पानी पिया हुआ है अच्छा तरह। बिल्कुल जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है जी? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल पूछें, क्या पूछना मेरा चाहते हैं? सवाल ये था कि जिस तरह हम गर्मियों में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है उसमें, हम्म, तो इसी तरह जब सर्दियों में करते हैं तो उसमें पसीना जो है वो कम आता है, जी लेकिन हमारी जो गेम की रूटीन है या एक्सरसाइज है वो सेम होती है। जी। तो इसमें पूछना ये था कि जो कैलोरीज जो बर्न होती हैं वो सेम ही होती हैं उसमें सर्दियों में? तो चलें जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, और आई थिंक एवरीबडी हु वर्क्स आउट उनके माइंड में ये सवाल जरूर होगा। मैं चाहूंगी नासिर अगर आप थोड़ा सा गाइड करें कि ऐसा क्यों है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे लोगों के अंदर कि अगर स्वेटिंग होगी देन ही हमारी कैलोरीज बर्न होंगी। तो भाई ने जो क्वेश्चन किया है इन्हें मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैलोरीज हमेशा आपकी बर्न होती है जब आप फैट बर्निंग जोन में इंटर हो जाते हैं। जब आपकी हार्ट रेट है वो रेस्टिंग जोन से फैट बर्निंग जोन में आएगी देन ही आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होना शुरू होंगी, या फैट बर्निंग जोन से ज़्यादा ऊपर निकलेंगे आप। एरोबिक, अनएरोबिक डिफरेंट जोन्स होते हैं इसके। अगर आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर के साथ बैठ के डिस्कशन करें अपने फिटनेस गोल को तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे कि आपने किस जोन में रहते हुए अपने वर्कआउट को परफॉर्म करना है। तो स्वेटिंग होना ना होना ये एक अलग मैटर है। स्वेटिंग से कैलोरीज नहीं होती, आपकी जब बॉडी से हीट निकलती है डेफिनेटली स्वेटिंग तो होगी, लेकिन अगर आप फैट बर्निंग जोन में हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं बॉडी से। तो इवन अगर स्वेट आप कम कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि आप वेट लूज नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, ऐसे ही। बिल्कुल। चले, ये तो एक चीज हो गई स्वेटिंग। क्या कहते हैं कि स्वेट करके फौरन किसी ठंडी जगह पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि अवॉइड करने को कहा जाता है कि पंखा नहीं चलाएं या एसी मत चलाएं या फौरन ठंडी हवा में या बाहर नहीं निकलें। कितनी दुरुस्त है ये बात? देखें,
जो बॉडी आपकी टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में रहते हुए चाहे आप शावर ले लें उसी टेम्परेचर में, चाहे आप बाहर चले जाएं, चाहे कुछ भी कर लें, उसमें कोई इशू नहीं ठीक हो है। गया। आपके बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी वार्म हो चुका है, तो आपके बाहर काफ़ी ठंड है, तो फिर कोशिश करें कि अपने आप को पहले जो है ना वो खुश कर लें और उसके बाद जो है वो बाहर जाएं। कितना इंतजार करना चाहिए बाहर जाने से? बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक अच्छा, मतलब आपने अपनी बॉडी को कूल डाउन होने देना है। कूल डाउन होने दें। तो 10-15 मिनट्स, 20 मिनट्स, क्योंकि कई दफा होते हैं कि आप वर्कआउट ये- करते हैं, आप फौरन जिम से निकल ये ना जाते पर्सन हैं। टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको स्वेटिंग का जैसे बात हो रही थी कि कुछ लोगों को तो स्वेटिंग खाना खाते भी आ रही होती है, हो रही होती है। कुछ अच्छा। लोग ऐसे होते हैं उनको वैसी स्वेटिंग हो रही होती है, ठीक है। उनको गर्मियां सर्दियां उनमें मैटर नहीं कर रही होती, वो एक डिफरेंट मेटाबॉलिज्म है उनका, जिसमें सही। उनका ये सूरत हाल है। और स्वेटिंग तो वेट लॉस से स्वेटिंग का कोई तल्लक ही नहीं है। अच्छा। ये भी एक ये भी स्वेटिंग एक का मिथ है। स्वेटिंग का कोई तल्लक नहीं है वेट लॉस से। लोग ये कहते हैं पसीना नहीं आना, कितने वेट लॉस होना, हाँ, ये बिल्कुल गलत है। वेट लॉस होता है आपके यूरिन के थ्रू, फैट अच्छा। फैट बर्न होता है, सही। ठीक है। ओके। आपके पसीने से फैट ने नहीं बाहर आना, अच्छा, आपके पसीने से आपके जिस्म के अंदर से पानी ने बाहर आना है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। और जो कहते हैं ना मेरा बड़ा पसीना आया, मेरा 1.5 किलो 2 किलो कम हो गया, वो पानी कम हुआ था, वो आपने पी लिया, वापस आ गया। अच्छा। वो वेट वापस आ जाना जब आपने पी लेना है, ठीक है। मेन चीज है फैट लॉस। हाँ। फैट लॉस आपके यूरिन से सही। जब आपने, और कैलोरीज का तो इसके साथ क्या ताल्लुक है। कैलोरीज तो मैं बात कर रहा हूँ, कैलोरीज बर्न हो रही है, अच्छा। मैं सोच रहा हूँ कैलोरीज बर्न हो रही है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कोई भी मेरी एक्टिविटी है, कैलोरीज बर्न हो रही है। लोग पता नहीं कैलोरीज को सिर्फ वर्कआउट में काउंट करते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं काउंट करते। बिल्कुल। एक बंदा मार्केटिंग करता है, एक बंदा ऑफिस में काम करता है, तो दोनों की कैलोरी सेम हो ही नहीं सकती। मार्केटिंग करने उसने तरह तरह शॉप्स पर जाना है, घूमना है, फिरना है सारा दिन, और एक बंदा सारा दिन एक ही जगह पर बैठा हुआ है, और वो जब डाइट प्लान करता है तो वो सेम कैलोरी ले रहा होता है। तो मतलब कैलोरी इनटेक भी बड़ा जरूरी है कि आप अपनी रूटीन के हिसाब से लें। फॉर एन इंडिविजुअल, जिस तरह से अभी बिलाल ने मेंशन किया कि जो ऑफिस में पूरा दिन गुजारते हैं, एंड फॉर अ पर्सन जो बाहर ज्यादा वक्त चलते फिरते हुए एंड डिफरेंट लोकेशंस पर जाते हुए, क्या डिफरेंस होना चाहिए कैलोरी इनटेक में? देखिए, ये जैसे बिलाल भाई बात कर रहे थे, पर्सन टू पर्सन एक तो वेरी करता है, और उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपकी ऑफिस जॉब है या आउटडोर जॉब है, तो तकरीबन आपको 2000 कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए, ताकि दोनों सिचुएशंस हाँ जी, में। ताकि ठीक। आपका जो है आपके ऑर्गन्स वर्किंग कर रहे हैं, आपकी आईज चल रही हैं, आपका माइंड चल रहा है और आपकी बॉडी वर्किंग कर रही है। देन 2000 कैलोरीज को प्लान करें फिर आप कि आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है। अगर तो आपकी जॉब आउटडोर है, आपने ज़्यादा घूमना फिरना है, तो उसमें डेफिसिट थोड़ा रखें आप, ताकि आपको वीकनेस फील ना हो। अगर आपका सिटिंग का काम है तो डेफिनेटली उसमें कैलोरीज कम बर्न करेंगे आप। तो 2000 में प्लान करें कि 500 का डेफिसिट रखें, 500 कैलोरीज कम बर्न करें, लेकिन आपकी बॉडी की नीड 2000 की है, तो बॉडी आपके अंदर जो फैट जमा हो चुकी है उसको यूज़ करना शुरू कर देगी। तो ये एक तरीका होता है। और जिस बंदे ने वेट गेन करना है उसको ऐसे ही सरप्लस में जाना पड़ता है, वो कैलोरीज ज़्यादा इनटेक करेगा, ताकि 2000 तो उसकी बॉडी ने यूज़ कर ली है और 500 एक्स्ट्रा से ऐड करनी पड़ेगी ताकि उसका गेन हो गई। तो इसको ऐसे ही प्लान किया जाता है कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो आपको एक ऐसे ही प्लान वो बना के देते हैं। तो मैंने एक अच्छा आपको टिप दे दिया है कि इसको आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। और ये फीमेल्स के लिए सेम होगा? सेम, फीमेल्स के सेम, वर्किंग वुमेन और जो हाउसवाइफ है उन दोनों के डिफरेंट है। तो फीमेल्स के लिए भी डेली इनटेक 2000 कैलोरीज का गोल होना चाहिए। बिल्कुल। एंड डिपेंडिंग ऑन हाइट डिफरेंस नहीं, होगा? डिफरेंस कहता है 2000 जो भाई ने बताया वो बिल्कुल एक उन्होंने एवरेज दी है, एक जनरल एक जनरल सा बताया, ठीक है। लेकिन जब आप आपकी हाइट, वेट, एज सारा काउंट करते हैं तो फिर तो वेरिएशन आती है, 200 की 300 की मतलब ऊपर नीचे वेरिएशन आती है, ठीक है। हाँ, हाइट बहुत डिपेंड करती है, आपका बॉडी मैस बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो जाहिर है आपका जो बॉडी मैस है उसको जिंदा रखना है, तो उसको चलाना है, उसके हिसाब से फिर आपको जो है वो उतनी कैलोरीज जो है वो मस्ट होती है कि इसमें तो आपने लाजमी रहना है। अब इसमें डेफिशिएंस रखें या इसमें ऊपर। कुछ लोग प्योरली या तो स्मूदीज की तरफ आ जाते हैं या तो प्रोटीन शेक्स और इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। क्या ज्यादा इनकॉर्पोरेट डाइट में करना चाहिए या कम करना चाहिए? ये जो है ना, जैसे भाई ने भी पहले बताया कि सर्टिफाइड ट्रेनर और सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। हमने ना पता क्या है, हमारी कौम, अगर मुझे कोई मसला है ना तो मैंने डॉक्टर पास जाना है ना तो मैंने 100 बंदे से पूछना है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है,
यार वो मैंने आपने इलाज कराया, सही डॉक्टर है वो, ठीक है। अगर किसी ट्रेनर के पास जाना है या किसी न्यूट्रिशन के पास जाना है, नहीं पूछना। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा पर्सनल होता है ना, मैंने वेट लॉस करना है, सरप्राइज देना है, तो फिर वो तो किसी से भी हम पूछ लेते हैं। हाँ, तो ठीक है। बहुत जरूरी है कि एक्सपर्ट से पूछें और फिटनेस ट्रेनर से जाके बात करें या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं। खुद ही बैठ के हम सारा कुछ वैसे गूगल से कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। आई वुडंट सपोर्ट दैट एट ऑल। जाकर एक्सपर्ट से बात करें, जिनका काम है उनको करने दें, खुद सारा कुछ करना जरूरी नहीं होता। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ जो एक्सपर्ट फिटनेस ट्रेनर्स मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे वार्म अप्स के हवाले से और विंटर के लिए आपकी वर्कआउट रूटीन क्या होनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज बात करें आपकी फिटनेस के बारे में। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि आप फिजिकली एंड मेंटली फिट हो, ताकि अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, वो सारा कुछ जो है वो आप मैनिफेस्ट कर सकें और फिर इवेंचुअली इसको अचीव भी कर सकें। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, और उसमें हेल्प आउट करने के लिए, थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपके सवालात, आपके कंसर्न्स और एक्सपीरियंसेस हमारे डिस्कशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपने सवाल जो है वो पूछें हमारे फिटनेस एक्सपर्ट से। हो सकता है जो आपके सवाल है वो किसी और के भी सवाल हो, तो जी आपके सवाल बहुत ज़रूरी है। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से कॉल करें। आगे बढ़ते हुए ऑफ कोर्स हम बात कर रहे थे डिफरेंट तरह के वर्कआउट्स के हवाले से, किस तरह से डाइट को बैलेंस किया जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी डाइट से आपकी फिटनेस शुरू होती है। अगर आप एक्सरसाइज बहुत करें लेकिन आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो जी उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं होगा, वो इफेक्ट आपको उस तरह से नजर नहीं आएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है लेकिन आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं करें, तो इफेक्ट तो नजर आएगा आपको, लेकिन शायद उस तरह के रिजल्ट्स जैसे आप चाह रहे हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कितना ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों पर फोकस किया जाए, डाइट पर भी और वर्कआउट्स पर भी, या एक के साथ काम चला सकते हैं? आप फिट हैं, आपको आप आइडियल बॉडी में हैं, तो फिर तो आपके वर्कआउट से काम चल जाएगा। ठीक है। और अगर आपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, हाँ। अगर आपका कोई गोल है, मैंने हाँ। इतना वेट लॉस करना है, इसमें मैंने आना है, तो फिर 70% आपकी डाइट है, अच्छा, 20% आपका वर्कआउट है, सही, 5% आपकी रेस्ट एंड रिकवरी है, और बाकी 5% जिसमें आपके अदर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स और लाइक मसाज और इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है। बिल्कुल। तो जी क्योंकि हमने डाइट को कवर करने की कोशिश की है अपने पिछले डिस्कशन के अंदर, तो मैं चाहूंगी अगर आप जो एक्सरसाइजेस हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जो लोग घर पर होते हैं, जिनके पास जिम जाने का इतना टाइम नहीं होता, या बिगिनर्स हैं और स्टार्ट आउट करना चाह रहे हैं वर्कआउट्स को, तो अगर आप कोई एक्सरसाइजेस जो कि ईजी और क्विक हों, वो अगर आप हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। तो जी आपको पता है कि डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस कैन, ये भी बताइएगा कि ये जो भी आप एक्सरसाइज दिखाने वाले हैं ये किस एज ग्रुप के लिए बेस्ट रहेगी? सबसे पहले तो ये है कि हमारे लोगों ने जब वेट लॉस करना होता है तो वो सबसे पहले YouTube या गूगल करते हैं, देखते हैं कि कौन सा वर्कआउट है, और किसी एक्सपर्ट का या किसी यूट्यूबर का वर्कआउट उठाते हैं। हाँ। जो बड़ा फिट है या फिटनेस में बड़ा अच्छा है, काफी टाइम से वर्कआउट कर, हाँ, उसका जो वर्कआउट है उसको उठाते हैं और उसके ऊपर कर लेते हैं, और वो वर्कआउट पहला और आखिरी होता है। फिर उनसे वर्कआउट नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए आपने जब भी शुरू करना है वर्कआउट, तो आप उसको बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करें, फर्स्ट से स्टार्ट करें। ठीक है। वैसे क्या है, अगर तो आपके पास जगह है तो आप 20 मिनट वॉक कर लें। ठीक है। कुछ दिन वॉक कर लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर लें। जिनके पास जगह नहीं है और उनकी एज ज्यादा है, उनका इशू है, तो फिर वो घर में बैठकर इजीली लाइक किसी जगह पे खड़े होकर ये वार्म अप है उनका। अच्छा, सिंपल, लाइक ये सिंपल वार्म अप है। तो हाँ, इजी वॉक, ये इस तरह करके, ये हल्की हल्की सी रनिंग खड़े खड़े। ठीक है। इसमें वो अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस न दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो। और हमारे साथ कॉलर मौजूद है, साथ साथ सवाल भी पूछ लेते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। और मुझे लगता है कि कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, और लाजमी तौर पे आपको बिलाल जो है साथ साथ एक्सरसाइज भी करके दिखाएंगे और सवाल के जवाब भी देंगे, और साथ नासिर की भी हम हेल्प लेंगे। वार्म अप के हवाले से हो गया, क्या हर वर्कआउट रूटीन के लिए ये वार्म अप चल सकता है या डिफरेंट वार्म अप करते रहना चाहिए? वार्म अप दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जर्नल। जो मैं करवा रहा हूँ मतलब लाइक जर्नल, जस्ट आपकी बॉडी जो है वो वार्म होगी। स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है कि जो आपने वर्कआउट करना है
जिन मसल को आपने टारगेट करना है या बॉडी के जिस एरिया को आपने टारगेट करना है उसका स्पेसिफिक वार्म अप। लाइक अगर आप आज कर रहे हैं कि आपने अपर बॉडी को ट्रेन करना है तो आप अपर बॉडी का स्पेसिफिक वार्म अप करें, ठीक है, जिसमें उसकी स्ट्रेचिंग होगी। जैसे फर्ज करें मैंने पुशअप लगाने हैं, ठीक है, तो पुशअप लगाने के लिए मैं अपनी बॉडी को जो है वो अपने जो पेक्टोरल्स हैं उनको स्ट्रेच करूंगा, ठीक है, सही। उनको मैं स्ट्रेच करूंगा, मैक्सिमम कोशिश उनकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि उनकी जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा हो जाए, उनके मसल जो है वो ओपन हो, ठीक है, और देन उनको टारगेट करूंगा। सही हो। उससे क्या होगा, एक तो आपको क्रैम्प्स ज्यादा नहीं पड़ेंगे, ठीक है, और सेकंड क्या होगा कि उनको वो जल्दी रिकवर होगा। ये जो आपने अभी अपर बॉडी के लिए करके दिखाया, आई थिंक अगर ये एक दफा रिपीट कर दे, बिकॉज आई डू सपोज अ लॉट ऑफ पीपल वो ट्राई करते हैं कि घर पे वेट लिफ्ट कर लें या कोई छोटी मोटी एक्सरसाइजेस एंड एंड अप गेटिंग अ क्रैम्प और हर्टिंग देमसेल्फ। तो खास तौर पर जैसे एक बिल्कुल कॉमन सी एक्सरसाइज है पुशअप्स, हाँ, ठीक है, आपने अगर पुशअप स्टार्ट करने हैं, आपने अपनी बॉडी वार्म की, ठीक है, वार्म करने के बाद आप पुशअप्स के लिए किसी भी जगह पर आ खड़े होकर आप अपने आप को स्ट्रेच करें, अपने पेक्टोरल्स को स्ट्रेच करें ताकि आपके पेक्टोरल्स की रेंज ऑफ मोशन बढ़े। आपने अपने आर्म को पुश बैक करना है हाँ, और अपनी बॉडी को स्टिफ रखने की। हाँ, अपने चेस्ट मसल को जो है वो फैलाने की कोशिश करनी है, ठीक है, उनकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी है, ठीक है, ताकि जो है उनमें स्पेस बढ़े, ठीक है। तो देन आप ये करने के बाद फिर आपको खुद फील होगा कि आपकी बॉडी जो है ये अब ऊपर से रिलैक्स हो गई। देन आप पुशअप परफॉर्म करें। अब पुशअप परफॉर्म करने का मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है। लाइक बिल्कुल अपनी चेस्ट के बिल्कुल बराबर ये आपके बाजू, ठीक है, ओपन हो और आप ये पुशअप, ओके। अब इस तरह के पुशअप मुश्किल है, ठीक है, खास तौर पर लेडीज के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। और बिगिनर्स के लिए मैं ये पूछने लगी थी वैसे आपसे कि ये तो अच्छा लग रहा है देखने में लेकिन लेडीज के लिए बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सेम इसी तरह अपने जो है वो पेक्टोरल्स के बराबर रख लेने हाथ और नीचे घुटने लगा लेने। अच्छा, इसको कहते हैं हाफ पुशअप, ठीक, ठीक है, वो हाफ पुशअप परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया, बहुत इजी है, लाइक ये इजी हो जाना है। अब मेरी बहनें कुछ ऐसी भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे ये भी नहीं होना, बिल्कुल सही बात, जिनसे ये भी नहीं होना, ठीक है, लेकिन जाहिर है अब उनका गोल है और उन्होंने करना है, ठीक है, शेप अप चाहिए उनको बॉडी की। हमारे पास टाइम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो जल्दी से बता दें। तो तीसरा क्या है कि वो बिल्कुल लेट जाए, ठीक है, और लेट करना और हल्की सी सिंपल अपने लिए जो है ना वो हाफ बॉडी को पुल अप करेंगे, क्वार्टर। बिल्कुल। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बिलाल एंड नासिर, आप लोगों ने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं। घर पर रहते हुए इनकॉर्पोरेट करें इनको अपनी रूटीन के अंदर, थोड़े थोड़े वर्कआउट से शुरू करें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना शुरू करें। फिजिकली फिट होंगे तो मेंटली भी फिट होंगे, ओवरऑल मूड भी अच्छा रहेगा और अपनी जो भी चीज़ें हैं लाइफ में करना चाहते हैं, एम्बिशंस होते हैं, पैशंस होते हैं, उनको पूरा कर सकेंगे। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आप दोनों का। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते थे जी। अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। ऑफकोर्स मैं किचन में आ चुकी हूँ। आपको पता है कि अगर हम अपनी रूटीन की बात करते हैं तो आजकल की ज़िंदगी इतनी बिजी और इतनी तेज़ रफ्तार हो गई है कि हमारे पास अपने लिए वक्त नहीं मिलता है और हम इतनी दौड़ में लग जाते हैं कि हम अपने आप का ख्याल रखना भूल जाते हैं, अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का और अपने माइंड का ख्याल रखना भूल जाते हैं। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो उसके साथ मेंटल हेल्थ हमेशा जुड़ी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटली फिट हो और अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पैशंस हैं, एम्बिशंस हैं, उन सब चीज़ों को आप सही तरह से निभाना चाहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखा जाए। सबसे पहले डाइट का सवाल होता है। अपनी डाइट को अच्छा रखना चाहिए। ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। और जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी आपके काम हो, कुछ भी लेट हो रहा हो, जो मर्जी हो, ब्रेकफास्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। और जब ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ऑफकोर्स बाकी मील्स को भी इसी तरह से आपको डिवाइड करना चाहिए कि आपका न्यूट्रिशन नीड जो है वो भी पूरा हो जाए। अगर आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखने की कोशिश करें तो वो भी रख सके एट द सेम टाइम, जिसमें ऑफकोर्स कुकिंग ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से अपने खाने को प्रिपेयर किया जाए। इसके अंदर ऑफकोर्स आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। न्यूट्रिशन वैल्यू स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूँ तो इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने
जिस भी ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं वो लो इन कैलोरी भी हो, फिटनेस के लिए भी अच्छा हो, साथ ही साथ उसके अंदर जो ब्लेंड है विटामिन और मिनरल्स का वो आपकी सेहत के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा हो। लेकिन पाकिस्तानी हो, फैसलाबादी हो, पंजाबी हो, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे खानों में जायका भी उतना ही हो। इसलिए ज़रूरी है कि लो इन कैलोरी होने के साथ साथ जायकेदार खाना भी आप घर में तैयार कर सकते हैं। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि ना सिर्फ खाना मज़ेदार होगा बल्कि उसके साथ साथ आपकी कैलोरी जो है वो कम रहेंगी और जो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होती रहेंगी, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी मॉडर्न टेक्निक से खाना तैयार कर रहे हो, चाहे आप बेक कर रहे हो, चाहे आप एयर फ्रायर में कुछ बना रहे हो, या फिर कोई ऐसी रेसिपी जो कि आपकी फैमिली में पास डाउन हुई है, ट्रेडिशनल रेसिपीज जो कि बहुत हमारे घरों में बनाई जाती हैं, उनमें से कोई रेसिपी आप तैयार कर रहे हो, किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं या फिर सिर्फ अपने लिए आप बनाकर चेक करना चाह रहे हो, या फिर आपने उसको बनाने के बाद जो है उसकी पोस्ट बनानी है और जाकर जो है सोशल मीडिया के ऊपर ऐड करनी है, तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आप कोई भी ट्रेडिशनल रेसिपी बना रहे हो या फिर मॉडर्न टेक्निक से कुकिंग कर रहे हो, आपका खाना प्रिसिजन के साथ आप तैयार कर सकेंगे और जायका आपको 100% प्रिसिजन के साथ मिलेगा, जो कि ऑफकोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर मैं गोल्डन वेजिटेबल घी की बात करूं तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ पाम्स, कॉटन सीड्स और उसके साथ सोयाबीन, विच इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो, सेहतमंद हो और आपकी सेहत के लिए ओवरऑल बहुत अच्छे हों। और आप जिस भी तरह की डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हो, चाहे फिर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे। फिर चाहे वो आप सर्दियों के अंदर कोजी अप हो के कोई आपने मूवी नाइट करनी हो, या फिर आप लोगों ने एक बहुत ही बिजी और स्ट्रेसफुल डे जो है वो अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर फेस करना हो, या फिर आपकी जॉब जो है वो थोड़ी स्ट्रेसफुल हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिजिकली फिट हो और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो। और गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि उनका ऑयल एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक है। जो भी चीज़ें आप उसके अंदर डाइजेस्ट करेंगे, जो भी चीज़ें आप उसके अंदर बनाएंगे, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होगी। हम तो यही चाहते हैं कि आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी हो, और स्पेशली सर्दियों के अंदर आपकी डाइट जो है थोड़ी सी बदल जाती है और आपकी कोशिश होती है कि आप लोग शाम के वक्त कोई अच्छी सी जो है समोसे बना लें या चिप्स उसके अंदर तैयार कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल तरीकों से तैयार करें उनको, आप डिफरेंट तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका खाना हेल्दी भी रहेगा और फिट भी रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ चाय के हवाले से, तो सर्दियों के अंदर चाय के 1-2 कप तो लाजमी हो जाते हैं। जहाँ पर गर्मियों में 1 कप चाय पीते हैं, वहाँ पर सर्दियों में 2-3 कप के जो चाय के जो कप हैं वो बड़े आराम से जो है हम पी ही जाते हैं। अगर चाय के हवाले से बात करें तो डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि डीएटी के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो सब ऑर्गेनिक हैं और दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स लाए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लेंड इज एब्सोल्युटली परफेक्ट और आप 2 मिनटों के अंदर ब्लेंड को तैयार कर सकते हैं। और यही सबसे खास बात होती है किसी भी चाय की कि कितनी जल्दी वो ब्लेंड हो रही है और कितना वक्त आपको उसको बनाने में लग रहा है। लेकिन डीएटी की जो आज एक्सट्रीम क्वालिटी है वो मैं तैयार कर, दूध हमने ले लिया है थोड़ा सा और मैं बिल्कुल थोड़ी सी पत्ती ऐड करूंगी, जिस बिकॉज सुबह के टाइम ज़रूरी नहीं होता कि आप फुल पत्ती जो है उसको इस्तेमाल करें। आप एब्सोल्युटली आपकी मर्जी है कि आप किस तरह की पत्ती इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक्सट्रीम क्वालिटी की पत्ती अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इट्स अ बिट लेस, आपको क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप दाने वाली पसंद करेंगे जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है, ऑफ कोर्स ग्रेट वैल्यू पैक भी इनका अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि आपको सेम प्राइस के अंदर एक्स्ट्रा पत्ती भी मिल रही है और पत्ती तेज़ भी होती है, जिसका मतलब है ऑल्सो अगर आप कम इस्तेमाल करना चाहते हैं पत्ती को तो आप कम पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका ब्लेंड आपको परफेक्ट मिलेगा, जो कि डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि परफेक्ट ब्लेंड के साथ, परफेक्ट खुशबू के साथ, रंग और खुशबू के साथ आपकी चाय जो है आपके दिन को चार चांद लगा देगी और बड़े एक्टिव तरीके से तरोताज़ा होकर आप अपने दिन को शुरू कर सकेंगे और ड्यूरिंग द डे जो है अपने सारे काम जो है बड़े अच्छी तरह कर सकेंगे। यहाँ पर जितनी देर मेरी चाय जो है वो तैयार हो रही है, आप लोग ऐसा करें, आप लोग एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ठीक है? हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रेक में जाने से पहले मैं ऑफ कोर्स अपनी चाय बना रही थी, चाय बन चुकी थी और मैंने सोचा कि मैं क्यों वेट करूं और ब्रेक के अंदर ही उसे ख़त्म करती हूँ। ऑफ कोर्स चाय बड़ी ज़रूरी होती है बिकॉज उसके बाद आप फ़ौरन से एक्टिव महसूस करना शुरू हो जाते हैं। और आज जुमे का दिन है और हमारी हमेशा कोशिश रही है, चाहे कोई भी दिन हो हफ्ते का, कि हमेशा एक पॉजिटिव बात, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सोसाइटी में पहुँचाएँ और एक पॉजिटिव ख्याल जो है उससे शुरुआत करें और कोशिश करें कि उस पॉजिटिव ख्याल को जितना हो सके आगे तक पहुंचाएं। स्पेशली हमारा जो बिहेवियर है जो कि इम्पैक्ट करता है ओवरऑल हमारे माहौल के ऊपर, हमारे लोगों के इंटरेक्शंस के ऊपर।
तो अपने बिहेवियर को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर तरीके से जो हकूक़ हैं लोगों के उनको पूरा कर सकते हैं, और स्पेशली जो हमारे फ़राइज़ बनते हैं डिफरेंट लोगों के ऊपर, अपनी फैमिलीज़ के ऊपर, जो हमारे इंटरेक्शंस होती हैं हमारे जो कॉलीग्स हैं उनके साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ। आज का हमारा फोकस स्पेसिफिकली नेबर्स के राइट्स के हवाले से होगा, किस तरह से नेबर्स के हकूक़ जो हैं वो हम पूरे कर सकते हैं, हमारे क्या फ़राइज़ बनते हैं, किस तरह से हम एक अच्छे पड़ोसी जो है वो हो सकते हैं। ऑफकोर्स आपको पता है आजकल तो इसी तरह से होता है कि ज़रा सी बात पे गुस्सा हो गए, ज़रा सी बात पे नाराज़ हो गए, चुगली कर ली, किसी और की कोई कमज़ोरी, कोई बात ऐसी पता चल गई तो उसको जितना जल्दी हो सका तो उसको आगे फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए मुसलमान के तौर पे कि हम जितना हो सकें दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालें, उनको कवर करें, उनको हाईलाइट ना करें। जहाँ पर हो सकता है कि हम अपनी किसी बात से किसी और का दिल जो है वो हल्का कर सकते हो या किसी की बात सुन सकते हो, ज़रा 2 मिनट क्यों ना निकालने पड़े अपनी रूटीन के अंदर से, अपनी मसरूफियत के अंदर से, तो उसको निकालें और छोटी छोटी ये चीज़ें करके हम दूसरे लोगों के लिए अच्छी चीज़ें करें, और बदले में ये ना एक्सपेक्ट करें कि ये भी हमारे साथ अच्छा करेंगे तो हमने अच्छा करना है, बल्कि जब भी कोई अच्छा काम करें तो अल्लाह के लिए करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, ना कि हमें भी जो है लोगों से अच्छा बिहेवियर मिले। अपने बिहेवियर को अच्छा रखना हमारा फ़र्ज़ है, और अपने हकूक़ और दूसरों के जो हकूक़ हैं और अपने जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। चाहे दूसरों की तरफ से जिस तरह से भी बिहेव किया जा रहा हो और जिस तरह से भी वो अपने फ़राइज़ को पूरा करे, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपने बिहेवियर को अच्छा रखना और अपने फ़राइज़ को पूरा करना। बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। स्पेशली आज पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से बात करेंगे, किस तरह से पूरे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह की सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव और एक्ट करना चाहिए, इसी हवाले से बात करेंगे। इंट्रोडक्शन मैं करा देती हूँ, और ऑफ कोर्स आपको पता है हमारी कोई भी गुफ्तगू हो और उसमें आपका इनपुट ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। कोई भी सवाल है, एक्सपीरियंसेस है या कंसर्न्स है, याद रखें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे इस डिस्कशन के लिए, क्योंकि आपका इनपुट होगा तभी तो आपके सवालों के जवाब दे सकेंगे, और हो सकते हैं जो आपके सवाल हैं वो और भी लोगों के सवाल हो। तो हम चाहते हैं कि जितने भी सवाल आते हैं आज हम उनका जवाब दे सकें और डिस्कशन को जितना हो सके सोसाइटी की बेहतरी के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे साथ मौलाना हाफिज मोहम्मद यासिर मदनी, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। के साथ मौलाना बहादुर अली रज़वी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो जी क्योंकि हम आज पड़ोसियों के, नेबर्स के हकूक़ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल ये दिमाग में आता है कि आखिर पड़ोसी होए कौन। आप एक टाउन में रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं, आपके घर के साथ जो है कोई 15 और घर मौजूद हैं, तो आखिर आपके पड़ोसी कौन हुए, कितने घर जो हैं वो शामिल होंगे उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि ihsana व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से ये आया करीमा मैंने पढ़ी, सूरह निसा की आयत नंबर 36 है। अल्लाह ताला ने इसमें बाकायदा सारे हुकूक जो है वो बता दिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हुकूक भी बयान फरमा दिए कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी और वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, मसाकीन हैं, यतीम हैं, उनके साथ भी उसने सलूक करना है। आगे फरमाया वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब, ये हैं हमसाए, जार कहते हैं हमसाए को, और फरमाया जो करीबी आपके हमसाए हैं उनके साथ भी उसने सलूक करना है और साथ में जो दूर के हमसाए हैं उनके साथ भी उसने सलूक करना है। अब रही बात, जैसे फातिमा आप बात कर रही कि कितने करीब जो हैं वो कौन कौन से घर बनते हैं, तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसके बारे में इरशाद फरमाया। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपके पास जो करीबी घर बिल्कुल साथ में है, सबसे पहले आपका हमसाया वो है, और उसमें ये नहीं है कि वो मुसलमान हो, उसमें ये नहीं है कि वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, वो गैर मुस्लिम है, वो आपका हमसाया है। हमसाओं के हुकूक के मुताल्लिक़ जब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो फरमाया वो तुम्हारा ख़ास है, वो हमसाया है,
बाकी के रिश्तेदार आपके दूर के भी है ना, वो बाद में आएंगे। जब भी आपको मुश्किल पड़ेगी पहले आपके हमसाये ने आपकी आवाज़ पे आना है। तो इसलिए हमसाया करीबी जो है उसको कहा गया जो बिल्कुल पास साथ, जिसकी दीवार, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना दीवार सांझी है, तो वो लोग जो हैं वो आपके हमसाये हैं। उसके बाद आगे गली के अंदर रहने वाले जितने, उनके हुकूक बाद में आते हैं। सबसे पहले हक है तो वो जिसकी दीवार बिल्कुल आपके साथ है, वो दाएं है बाएं है आगे है या पीछे, वो आपके ज़्यादा हुकूक रखते हैं कि आपसे वो जो है ना हुकूक तलब करते हैं। बिल्कुल मौलाना, ठीक है, सबसे पहले अगर बहुत डिटेल में भी हम इसको डिस्कस करेंगे और बहुत सारे सवालात होंगे, इन डेप्थ होंगे, लेकिन क्या हकूक हैं एक पड़ोसी के? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ोसी के हकूक तो बेशुमार बयान किए हैं, यहाँ तक कि हदीस मुबारका में यहाँ तक जिक्र फरमाया गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पड़ोसी के हकूक अल्लाह ताला की तरफ से इतने बयान किए गए कि मुझे ये शक होने लगा कि कहीं इनको वरासत में शरीक न ठहरा दिया जाए। तो मकसद ये है कि पड़ोसी को अल्लाह ताला ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेशुमार हकूक दिए हैं। अब होना ये चाहिए कि जब वो बीमार हों हम उनकी अयादत करें, जब उनको कोई नेमत मिले, किसी किस्म की खुशी मिले तो हम उनको मुबारकबाद देने पहुँचें। अगर वो किसी तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला हैं तो हमारा इस्लाम ये हुक्म देता है कि हम उसकी तकलीफ़ और परेशानी का मदावा करें, और जो भी उसको, और अगर वो किसी किस्म के कर्ज का तलबगार है तो हमसाये होने के नाते हमारा ये हक बनता है कि हम उसको कर्ज दें। तो गर्ज ये है कि दुनियावी मामलात में, दीनी मामलात में किसी किस्म को हमारे हमसायों को अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि हम बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी शक के हम अपने हमसाये के हकूक़ को पूरा करें और हर तरह से उसकी तलब को पूरा करें। ऐसे देखा है होते हुए कि हमसाओं के साथ लड़ाइयाँ बड़ी हो जाती, छोटी छोटी बातें होती, जी दीवार ऊंची करनी है हमने, जी आपके शोर बहुत करते हैं आप, जी कचरा ना यहाँ फेंका करे, मतलब जो बातें बड़ी छोटी सी अल्फाज में हो जानी चाहिए, कुछ सेंटेंसेस में हो जानी चाहिए, वो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में तब्दील होते हुए देखिए और दोनों तरफ से बड़ा मिसबिहेव करते हुए देखिए। इस तरह की सिचुएशंस में कैसे एक्ट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अहम बात आपने की है। जब पड़ोस में होते हैं तो सब ज़ाहिर लड़ाइयाँ झगड़े हो ही जाते हैं जब दीवार इकट्ठी होती है। सबसे पहले तो बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमसाया किसको कहते हैं? हम साया एक ही साए में रहने वाले, क्योंकि उनके दोनों के घर जो हैं वो एक ही साए में हैं, तो उनके हुकूक इतने लाजिम हैं। जिस तरह हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की बात है कि एक बंदा था, वो उसका पड़ोसी उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, इतना तंग कर रहा था, आए दिन कोई ना कोई बात बना लेता, आए दिन कोई ना कोई बात। वो सरकार की बारगाह में हाज़िर खिदमत हो गया और अर्ज़ की हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलल्लाह मेरा जो पड़ोसी है ना वो मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो फरमाया इतना तुझे तंग करता है तो अपना सामान उठा के गली के अंदर रख ले। तो जब उसने सारा सामान उठा के गली में रख दिया, जो भी गुजरता था वो उससे पूछता भाई तूने सामान क्यों बाहर रखा? तो कहता मेरा पड़ोसी मुझे तंग कर रहा है, मेरा पड़ोसी मुझे तंग कर रहा है। तो जब ये बात हुई तो उसके बाद वो बंदा जो है उसको पता चला कि यार मैंने इसको इतना तंग किया, इस वजह से ये मेरी वजह से जो है ना इसने मेरी शिकायत की है। तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी मौका पे फरमाया कि जिसके सर से हमसाया जो है वो महफूज नहीं है, फरमाया अल्लज़ी ला युमिन, फरमाया वो ईमान वाला ही नहीं है। बड़ी अहम बात है कि वो ईमान वाला ही नहीं है। और हुजूर ने कसम खाकर ये कहा बाकायदा, फरमाया वल्लाहु ला युमिन वल्लाहु ला युमिन वल्लाहु ला युमिन, 3 मरतबा हुजूर ने बाकायदा ये इरशाद फरमाया। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो अपने पड़ोसी के ख्याल नहीं करता, फरमाया वो ईमान वाला नहीं है। तो हमें इससे ये बात अखज़ हम करते हैं कि पड़ोसी जैसा भी है अगर आपको वो तंग करता है तो उसको चाहिए कि वो जो बंदा जिसको तंग कर रहा है कि वो सब्र करे, उस सब्र पे भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। और मैंने एक रिवायत में पढ़ा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसन इब्ने अली अल मुर्तज़ा, उनके बारे में, जो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासा रसूल हैं। तो आपके पड़ोस में एक यहूदी रहता था, और ये जैसा कि आपने सवाल किया, इस सवाल पे बड़ा अहम ये जवाब है
कि आपके जो पड़ोस में रहता था वो यहूदी था, और उसका जो बैतुल खला वाशरूम है वो उसकी जो गंदगी या गलाजत या पेशाब के कतरे वगैरह वो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में आते थे। आपने उसको कभी भी कुछ ना कहा, कभी भी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो यहूदी जो है उसकी बीवी आपके घर में कुछ लेने देने के लिए आई, जैसा कि पड़ोस में आना जाना होता है औरतों का। तो वो औरत आई, उसने देखा कि ये हमारे घर की गंदगी जो है वो गलाजत जो है ये इमाम हसन के घर आ रही। तो उसने जाके अपने शौहर को बताया। तो वो शौहर जो है उसका यानी कि जो यहूदी है वो चल के आता है इमाम हसन के पास कि आपने इतनी तकलीफ सह ली और हमें बताया तक नहीं। फरमाया मेरे नाना जान इमाम उल अंबिया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का सबक नहीं दिया। हमें ये कि जो हमसाया है, पड़ोसी है, उसके इतने हुकूक है कि वो अगर आपको तकलीफ भी देता है तो उसको कभी ना कहा जाए। तो आपका ये तरीकाकार देखकर उसी वक्त वो यहूदी कहता है कि मुझे मुसलमान कीजिए, मैं ईमान लाना चाहता हूं। तो अगर आज हम भी ऐसा ही बिहेवियर अपना लें तो मेरा दिल मानता है कि यकीनन हमारे इस किरदार से मुतासिर होकर और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर होकर जो है वो लोग दायरा इस्लाम में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल हो जाएंगे। क्या खूबसूरती से आपने बयान किया कि हमारा बिहेवियर अच्छा होना कितना ज़रूरी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जो चीज़ें उन्होंने हमें करके दिखाई एज एन एग्जाम्पल, उन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। हम करीब भी नहीं पहुंच सकते उनकी शख्सियत के, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस के हवाले से बात करें तो पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से और उनके साथ सलूक के हवाले से क्या अहदीस होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में बेशुमार हदीस मिलती हैं, तो जिनमें एक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा वज़ू फरमा रहे थे कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने आपके वज़ू का पानी इकट्ठा किया और अपने जिस्म पे मलना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया कि ऐ सहाबा तुमने ये अमल क्यों किया? तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमने भी ये अमल आपकी मोहब्बत में किया है, हम आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए हमने ये अमल किया और आपके वज़ू मुबारक का पानी अपने जिस्म अतहर पे उसको लगा लिया, उसको मल लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब हो तो वो ये 3 बातों का अहतमाम करे। सबसे पहले तो आपने इरशाद फरमाया कि वो जब भी बात करे सच बोले, और दूसरी बात इरशाद फरमाई कि जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसको दयानतदारी के साथ पूरा करे, और तीसरी बात आपने जो इरशाद फरमाई कि वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे। यानी आपने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत चाहिए और वो चाहता है कि मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा हो तो वो अपने हमसायों और अपने पड़ोसियों के साथ जहाँ भी वो घर है, दुकान है, मकान है, दफ्तर है उसका, जहाँ पे भी उसके इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करे। और यही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने पड़ोसी के साथ, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता फरमाया कि वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ये बहुत ही एक बुनियादी और अहम हक है कि हम जहाँ पे भी रहें, जहाँ पे भी हमारा काम हो, जहाँ पे भी हमारा रहना सहना हो, तो हम इस हक को पूरी दयानतदारी के साथ अदा करने की कोशिश करें ताकि हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नसीब हो। बेशक बेशक, और सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है। जहाँ पर लगता है कि अपने बिहेवियर को बेहतर किया जा सकता है ज़रूर करना चाहिए, लाजमी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो जी एक और चीज़ जो कि देखने को मिलती है, स्पेशली अगर गैर मुस्लिम हमसाए हों तो कई दफ़ा बड़ा नेगेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है। अगर इस सिचुएशन में जहाँ पर आपके पड़ोसी जो हैं, जो हमसाए हैं, वो गैर मुसलमान हैं, तो एक मुसलमान होने के नाते हमारा क्या फ़र्ज़ है कि किस तरह से हमें एक्ट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम ये भी सवाल है क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर गैर मुस्लिम लोग भी बसते हैं
तो पहली बात तो ये है कि जैसे आप बिहेवियर की बात कर रही हैं, तो हमारा बिहेवियर ऐसा ही होना चाहिए कि जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे किरदार को, हमारे बिहेवियर को देखकर वो मुतासर हो जाएं। तो इसी हवाला से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा का एक वाक़या मैंने पढ़ा कि एक मरतबा आपके पड़ोस में एक बंदा रहता था, जवान था, तो वो शराब नोशी किया करता था। शराब पीकर फिर वो बहुत ज़्यादा गलीज़ जुमले कसता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, किसी ने शिकायत कर दी, तो शहर का जो कोतवाल होता है या पुलिस कह लीजिए, उसने उसको पकड़ा और पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो एक दो दिन बीत गए ना, तो इमाम आज़म हज़रत नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता चला कि वो जो आवाज़ें कसता था उसकी आवाज़ मेरे पड़ोस में नहीं आ रही। तो आपने पूछा तो कहा कि उसको तो कोतवाल पकड़ के ले गया, जेल में है बंद। तो हज़रत नुमान के पीछे गए और जाकर पता किया, और वो आवाज़ें दे रहा था कि देखो मुझे लोगों ने बर्बाद कर दिया, लोगों ने बर्बाद कर दिया, मेरी खैरखाई नहीं की। तो आप उसके पीछे गए, जाकर वो कोतवाल से मिले ना, तो कोतवाल ने कहा कि आप क्यों आए? मैं बंदे को खुद लेकर आ जाता। आप फरमाते मैं तो वैसे आया था इसका पता लेने के लिए। तो उस कोतवाल ने उस शराब पीने वाले को साथ भेज दिया कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो उस वक्त हज़रत नुमान बिन साबित ये कहने लगे कि तू कहता है कि हमें ज़ाया कर दिया, किसने ज़ाया किया? देखो मैं तेरे पीछे आया हूँ। आपका ये बिहेवियर, आपका ये किरदार देखकर वो इतना मुतासिर हुआ कि यार देखो मैं इनको तंग कर रहा हूँ, रात तंग कर रहा हूँ, इनकी नींदें भी खराब कर रहा हूँ, और फिर भी ये मेरे पीछे आके मुझे रिहा करवाने के लिए या मेरा पता लेने के लिए, छुड़वाने के लिए आए हैं। तो वो मुतासिर होकर जो है वो तायब हो जाता है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर बेहतरी हो, तो हमारा बिहेवियर, अगर गैर मुस्लिम भी है साथ में, मैंने जो पहले आया करीमा पढ़ी उसमें भी यही जिक्र है, वल जारिजिल कुर्बा वल जारिल जुनुब। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं जो वल जारिजिल कुर्बा है, कुर्बा से मुराद जो करीबी हमसाए हैं वो हैं कि जिस तरह रिश्तेदार हैं, मुसलमान हूँ, रिश्तेदार हूँ। उसके बाद अगर जो दूर का हमसाया है उसको कहा गया कि जो गैर मुस्लिम है और आपका हमसाया है, वो दूर का आपका हमसाया है, तो उसके हुकूक भी वैसे ही हैं जैसे आपके करीब के हमसाए के हुकूक हैं। तो अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे से बिगाड़ ख़त्म हो जाए, तो फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने मुआशरे में अपने हमसायों के साथ ऐसा सलूक करें कि वो हमारे किरदार से, हमारे बिहेवियर से मुतासिर होकर जो है वो तायब हो जाएं और आइंदा वो इन कामों से बच जाएं जो वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम किसी और के बिहेवियर पे अपने बिहेवियर को बेस नहीं करें, और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हम मुसलमान हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि चाहे हमें आगे से जैसा भी बिहेवियर मिल रहा हो, हम उससे इम्पैक्ट नहीं हो सकते, हम उस लेवल पर नहीं जा सकते। ज़रूरी है कि हम मुसलमान होते हुए एक एग्जाम्पल सेट करें और दूसरे लोगों को अपने पॉजिटिव और अच्छे इखलाक से मुतासर करें और एक अच्छा इमेज क्रिएट करें। ऐसे नहीं कि भाई कोई दूसरा जैसे बिहेव कर रहा है उसी तरह से बिहेव करना शुरू हो जाए और फिर भी उम्मीद रखें कि दूसरे जो हैं वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो मर्ज़ी हो अपने इखलाक को कभी ख़राब नहीं होने दें। तो जी यहाँ पर और भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज हम बात करें पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से। मुसलमान के तौर पे हमारा क्या फ़र्ज़ है, किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से एक्ट करें और किस तरह से पॉजिटिव तरीके से अपने बिहेवियर से एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए मुतासर करें अपने इर्द गिर्द के लोगों को। सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है हमारा और क्या हम पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं या फिर एक नेगेटिव तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द के लोगों पर, इंटरैक्शंस पर, फैमिलीज़ पर, हमारे से जो छोटे हैं, जो कि हमें एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, क्या हम उनके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि आज हम अपने आप से पूछें कि क्या हम एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। क्या हम जो चीज़ें चाहते हैं कि हमें जो देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, जो हमें देखते हैं, क्या हम उनके लिए एक अच्छी कोई अच्छी चीज़ भी करते हैं जो हम उनसे उम्मीद रख रहे हैं, क्या वो हम खुद अपनी ज़िंदगियों में कर पा रहे हैं। ये बड़े ज़रूरी सवालात हैं अगर हम चाहते हैं कि मुआशरे के तौर पे हम तरक्की कर सकें, सोसाइटी के तौर पे तरक्की कर सकें। तो बड़ा ज़रूरी है कि ये सवाल हर कोई अपने आप से पूछे और शुरुआत हम अपने सबसे करीबी लोगों से कर सकते हैं, फैमिलीज से कर सकते हैं। साथ ही साथ पड़ोसियों की बात करें तो भाई जिनके साथ आपकी दीवार मिलती हो,
जो इतने करीब हों आपसे, तो वो भी आपके करीब में ही शामिल होते हैं। आपका उनके साथ जो बिहेवियर है, जिस तरह से आप उनके साथ अपनी इंटरैक्शंस रखते हैं, ये बड़ा इम्पैक्ट करता है सोसाइटी के ऊपर और आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर और आपकी एनवायरनमेंट के ऊपर। तो बड़ा ज़रूरी है कि पड़ोसियों के हकूक़ को पूरा किया जाए। अगर उनकी कोई बात बुरी भी लग जाए, अगर उनकी कोई ऐसी चीज़ भी हो जिस पे गुस्सा आ जाए, जिस पे कोई ऐसे लग रहा हो कि भाई लड़ाई हो सकती है, तो वहाँ पर भी हमें अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है और वहाँ पर भी एक अच्छे तरीके से चीज़ को हैंडल करना, बात को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक अच्छा मुसलमान होने के लिए हमारा फ़र्ज़ है। मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही ख़ास मेहमान स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बेहतर तरीके से बयान कर सकेंगे कि आखिर एक पड़ोसी के क्या हकूक़, किस तरह से हम उन हकूक़ को पूरे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, अगर कोई पड़ोसी या हमसाए हमारे तकलीफ़ में हो, मुसीबत में हो, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें, किस तरह से हम उनकी हिमायत करें? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि पड़ोसी अमूमन हमारे मुआशरे में होता ये है कि जो हम देखते हैं कि ये इससे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा तो हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं, और अगर हम ये देखते हैं कि ये हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा तो हम ऐसे लोगों के दुख दर्द में शरीक। ये हमारे मुआशरे की एक बहुत बड़ी एक ख़ामी है। तो हमें चाहिए कि हमारा पड़ोसी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हम हर तरह से उसकी मदद में शरीक हों। और जो अगर पड़ोसी हमारा गरीब है या यतीम है या मस्कीन है, तो हमारा ये ज़्यादा हक बनता है कि हम उसकी ज़्यादा मदद करें, क्योंकि एक तो पड़ोसी होने के नाते उसका ज़्यादा हक है, और दूसरा वो उस वक्त मदद का तलबगार है। तो इस्लाम है कि अगर कोई पराया भी मदद तलब करे, कोई गैर मुस्लिम भी मदद तलब करे, तो उसकी भी मदद करनी चाहिए। तो पड़ोसियों के तो फिर ज़्यादा हकूक़ हुए कि पड़ोसी अगर आपसे मदद तलब करता है, आपकी किसी हाजत का तलबगार है, या आपसे कोई कर्ज मांगता है, या आपसे कोई किसी किस्म का तकाजा करता है, तो ये आप, अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, तो आप ज़रूर उसकी मदद करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में इसी तरह एक औरत के बारे में सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है वो नमाज रोज़ा कसरत से करती है लेकिन पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुंचाती है, तो आपने फरमाया कि वो औरत जहन्नमी है। फिर फरमाया कि एक औरत और है, वो नमाज रोज़ा तो इतनी कसरत से नहीं करती लेकिन पड़ोसियों के हकूक़ का पूरा ख्याल रखती है, उनको जब कोई मदद की तलब हो उनकी मदद करती है, उनके हकूक़ का ख्याल रखती है। तो आपने इरशाद फरमाया कि वो औरत जन्नती है। तो इसलिए जब भी पड़ोसियों को कोई मदद हो तो हमें हुजूर के फरामीन की रोशनी में अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए और खुश दिली के साथ करनी चाहिए कि पड़ोसी अगर कोई मदद मांग भी ले तो हम मुस्कुराहट के साथ, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, खुश दिली के साथ उसकी मदद करें, ना कि हमारा रवैया नामुनासिब हो। मदद तो हम कर दें लेकिन हमारा रवैया नामुनासिब हो, हमारे दिल के अंदर खुशी ना हो, तो उसका फिर अल्लाह ताला वो अजर अता नहीं फरमाएगा जो एक खुश दिली के साथ और आप एक मुस्कुराहट के साथ। और इसके बारे में भी हदीस मुबारक है कि मुसलमान भाई को मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। तो इसलिए अगर हम मदद करें तो अपने भाई की खुश दिली के साथ मदद करें, अल्लाह ताला इस पे हमें अजर अजीम अता फरमाए। बिल्कुल, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम इबादतें पूरी कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो हमारा दीन मुकम्मल हो गया। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारा इखलाक लोगों के साथ कैसा है, हमारी इंटरैक्शंस कैसी हैं, हम बड़ों के साथ कैसे हैं, छोटों के साथ कैसे हैं, ऐसे लोगों के साथ किस तरह से हम बिहेव करते हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी हमारे ईमान का एक हिस्सा है कि उनके साथ हम कैसे एक्ट करते हैं। क्या हम उनके साथ अच्छा एक्ट करते हैं? क्या हम अपने छोटों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करते हैं? और जो हमारे बड़े हैं, क्या हम उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं? जिनको हमारी ज़रूरत है, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, क्या आप उनके साथ अच्छे हैं? ये चीज़ें भी हमारे दीन का हिस्सा है। बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पर हम नमाज रोज़ा और इबादत को मामूल बनाएं, वहीं पर अपने इंटरैक्शंस, अपने बिहेवियर को भी उतना ही अच्छा रखें, और जो हमारे हक फ़राइज़ हैं दूसरों के हकूक़ पूरे करने के लिए,
उनको हम पूरी तरह से निभाएं। आगे बढ़ते हुए अगर हमारे जो हमसाए हैं, जो पड़ोसी हैं, उनके अगर उनकी जान खतरे में है या उनके माल की हिफाजत की वो हमें ड्यूटी देते हैं, वो कहते हैं जी क्या ये चीज़ हमारी आप रख लें इमानत के तौर पे, या हमारे घर का ख्याल रखिएगा, हम ज़रा जा रहे हैं कुछ दिनों के, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये बड़ी अहम बात फातिमा आपने किया कि जो मुश्किल में हो, जिस तरह पहले बात हो रही थी, और कोई कहीं चला जाता है हमसाया तो वो कह के जाता है। मैं कहता हूँ अगर वो कह के ना भी जाए ना तो फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके माल की हिफाजत करें, हम देखभाल करें। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुकूक के बारे में जब बात की तो यहाँ तक कि हुज़ूर फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे पास जिब्रील आए, बल्कि एक अंसारी सहाबी हैं, उनसे रिवायत है, तो वो खड़े देख रहे थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम एक बंदे के साथ बातें कर रहे हैं। कितनी देर गुजर गई। वो देर गुजरने के बाद वो अंसारी से अभी फरमाने लगे कि मुझे दिल ही दिल में ये बात तैश आ रहा था कि इतनी देर से सरकार को खड़े किया हुआ इसलिए ये बातें कर रहा है। जब वो बंदा चला गया तो मैंने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बंदा कौन था, इतनी लंबी गुफ्तगू आपसे कर रहा था? तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील था और मुझे हमसाए के हुकूक के बारे में बता रहा था कि इतनी लंबी गुफ्तगू। तो इस हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमसाए की दीवार जो है उसके साथ जो आप मकान बना रहे हैं उसकी दीवारें में आप इतनी ऊंची ना करें कि उसकी तरफ हवा जो है ना वो रुक जाए। इतनी अहम बात है। और फिर माल और उसकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आज हमारे कल्चर में ये चीज़ें नहीं है और हमें आज उजागर करना चाहिए इन बातों को। आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि हमसाए के हुकूक जो हैं वो 41 के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो ये वक्त की अहम ज़रूरत है। देहातों में सुनते थे हम कि जब कोई वहाँ पर कोई प्रॉब्लम बनती है ना तो सारे लोग आसपास वाले इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन सिटी एरियाज़ में बिलखुसूस ये चीज़ें नहीं है। आज हमें ज़रूरत है खुदा न खास्ता किसी को कोई तकलीफ़ रात को होती है, कोई अपने घर से निकल रहा है तो साथ वाला पड़ोस वाला जो है उसको पता भी होता है कि यार बंदा तकलीफ़ में है या इसके यहाँ कोई डकैती हो रही है या कोई मसला बन गया है या परेशानी में है, तो वो अपने दरवाजे बंद कर लेता है, कहता है नहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी जान को नुकसान पहुँचेगा। हमारे इस्लाम ने हमें इस बात की इजाज़त नहीं दी। हमारा इस्लाम ये कहता है कि आप अपनी जान जोखों में डालकर भी अपने हमसाए की जान का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने हमसाए के माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। और इतना ज़रूरी है, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी वाला से मुझे हदीस याद आई कि सरकार फरमाते हैं कि अगर बाहर तुम किसी का माल की चोरी करते हो ना, जैसा कि आप कह रही थी कि कोई हमसाया बता के नहीं जाता, ऐसे ही चला जाता है, तो उसके माल की हिफाजत हम कैसे करते हैं? अगर आप उसके माल को चोरी कर लेते हैं तो हुजूर ने फरमाया कि बाहर अगर चोरी करते हो तो इधर हमसाए की चोरी करते हो तो बाहर की 10 चोरियां और हमसाए की 1 चोरी के बराबर है, तो 10 चोरियों का गुनाह जो है वो आपके ज़िम्मे लगता है। तो इस हवाला से हमसाए के हुकूक जो है वो हमारे लिए इतने अहम है, बल्कि मैं यहाँ तक अर्ज़ कर देता हूँ कि हमसाए का जो माल है उसकी हिफाजत इस तरह हम कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात हो रही थी कि हम एग्जाम्पल अपनी पेश करें, हम उसको ना देखें कि वो उसका बिहेवियर हमारे साथ क्या है, हम ये देखें कि हमने अपनी एग्जाम्पल पेश करनी, हमने अपने इस्लाम का दर्स देना है कि देखो हमारा इस्लाम ऐसा है। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो हमें तालीमात दी वो ऐसी हैं कि एक सहाबी रसूल हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो वो नमाज पढ़ के फ़ौरन जो ही सलाम फेरता है वो दौड़ जाते थे। तो सहाबा को ये बात बड़ी नागवार गुजरी, उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ कर दी, शिकायत की, या रसूलल्लाह ये हमारा भाई जो है ना ये सलाम फेरता है, जो ही जमात होती है भाग जाता है, तो इसका तरीकाकार हमें अच्छा नहीं लगा। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दिन उससे पूछ लिया भी तू इतनी जल्दी क्यों जाता है? वो अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता हूँ। जैसा कि आप बात कर रही थी कि नमाज, रोज़ा, इबादत ये सारी ज़रूरी हैं, इनके साथ साथ हुकूकुल इबाद भी हमारे ऊपर हैं, उनको भी हमने ही उजागर करना है कि ये हुकूकुल इबाद है, इनको हमने पूरा करना है। तो वो सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मेरा जो घर है ना, मेरे साथ में पड़ोसी जो है उसके यहाँ उसके घर में खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं, तो आजकल जो खजूरों का फल है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ये है कि उसके फल जो है ना वो सारे मेरे घर की तरफ लटके हुए हैं। तो जब वो आंधी वगैरह या हवा चलती है तो वो खजूरें गिर के मेरे घर में गिर पड़ती है।
तो मैं इसलिए जल्दी जाता हूं कि मेरे बच्चों के उठने से पहले पहले वो खजूरें मैं उठा के उसके घर में फेंक देता हूं ताकि मेरे बच्चे भी उसका माल ना खाएं। हमारा इस्लाम हमें इस हद तक जो है बताता है कि हमसाये को कि खजूर जो है, हालांकि खजूर जो बड़ी हो ना उसके बारे में हुक्म है शरीयत में। आप वैसे किसी की चीज चोरी नहीं कर सकते, कोई चीज पैसा मिलता है तो वो तो उसको हाँ पहुंचाना जरूरी है। अगर खजूर मिल जाती है उसके बारे में उठा के खा लीजिए। लेकिन हमारा इस्लाम हमें क्या देता है हुक्म कि हमसाये के हुकूक यह है कि अगर उसके घर की खजूर भी आपके घर में गिरती है उसकी भी इतनी हिफाजत करके उसके घर में फेंको। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अमल से इतने खुश हुए। हमें आज जरूरत है इस मुआशरे में हम ऐसी एग्जाम्पल जो है वो पेश करें ताकि हमारे इस किरदार को देखकर और भी लोग जो है वो मुतासिर होकर इस बात पे अमल करना शुरू करें। बिल्कुल जी, आज का डिस्कशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया। बहुत अच्छा रहा ये डिस्कशन और उम्मीद करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में ये छोटी छोटी आदत जो है इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे सोसाइटी की बेहतरी के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की बेहतरी के लिए हम कुछ कर सकते हैं बगैर अपना फ़ायदा देखे, तो लाजमी तौर पे मुसलमान होने के तौर पे हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो चीज़ें करने की कोशिश करें कि अपने आप को बेहतर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया। बहुत ही पॉजिटिव जो है आपने इंफॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर की। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।